अच्छा, कल मुझे याद नहीं रहा बताना, आप में से काफ़ी सारे लोग चूँकि मुझसे पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं, तो मेरी क्लास की ना बस एक तरतीब है, एक आदत है कि मेरी क्लास जो है वो सलाम तो करता ही हूँ, तो दुरूद से स्टार्ट होती है और बस ये एक रूटीन चल रही है। तो कल जिन लोगों ने पहली दफ़ा देखा हो तो उनको लगा हुआ है हम किधर आ गए, तो मैं आपको बता रहा हूँ रिपोर्टिंग ही पढ़ेंगे हम, लेकिन कुछ आदात हैं क्लास की तो उसके असरात फिर होते हैं, तो इसलिए ये रोज़ाना की एक तरतीब है। अच्छा, कल मैंने आपको पढ़ाई से रिलेटेड बताया था कि जो मेरी बुक है राइज़ वाली वो ही ख़रीदिएगा और रजिस्टर आपके पास हो। ये दो चीज़ें मुझे आपसे आपके पास चाहिए। और कल एक बच्चे ने कहा था IFRS का, तो वो 2-3 दिन बाद मुझे दोबारा याद दिलाइएगा, फिर बताऊँगा। ग्रिड सिलेबस में क्या क्या है ये भी 2-3 दिन बाद तादाद स्टेबल हो जाए, क्योंकि पहली तारीख से किराया शुरू होता है ना, तो कल कुछ लोग पहली को भी आएंगे। जो आपको बेंचेस खाली नज़र आ रहे हैं ये पहली का इंतज़ार कर रहे हैं, तो 2-3 दिन बाद मैं आपको ग्रिड भी दूंगा, फिर डिस्कस करेंगे कि सिलेबस में क्या क्या है और उसको कैसे करना है। तो कल की क्लास सलाम दुआ में निकाल दी और वो मैंने इसी में ही निकालनी होती है। कल से रिलेटेड किसी का कोई सवाल रहता वो तो पूछ ले, फिर पढ़ाई शुरू करते हैं। कोई सवाल परेशानी किसी का? कल नहीं, चलो आज सही। कोई एतराज़, कोई मुश्किल, कोई तकलीफ़, कोई उलझन, कोई परेशानी? इधर है जगह बेटे, इधर जगह है, उधर तो ऑलरेडी ये अगले बैच, इधर की बात कर। हाँ जी, कोई एतराज़ परेशानी? कोई नहीं, चलें जी पढ़ाई शुरू करते हैं। अच्छा, ये हैं नहीं पढ़ा? पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें जी। अच्छा, कुछ लोगों की इससे अजीब अजीब यादें वाबस्ता हैं, तो लेकिन ये ज़रूरी है FAR 2 के अंदर। FAR 2 में एक तो इसके बाद जो ऑफिशियली पहला चैप्टर पढ़ाना है IS 38 वो इसी से रिलेटेड है, फिर इसके अलावा आगे 2-3 टॉपिक्स में इसका इस्तेमाल होना है, तो इसलिए शुरुआत IS 16 से हो रही है। जिन लोगों ने FAR 1 किसी और से पढ़ा था, रीवैल्यूएशन तो पढ़ी होगी ना, तो रीवैल्यूएशन की जो वर्किंग आप लोगों ने पढ़ी है शायद ऐसे ही पढ़ी हो जैसे मैं कराऊंगा। यस सर, क्या मैंने कौन सी करा दी? पहले कर तो दूं बोर्ड पे, पहले देख तो ले किस तरह से कह रहा हूँ। तो आपने शायद वैसे ही पढ़ी हो, लेकिन अगर थोड़ी डिफरेंट भी हो, थोड़ी सी डिफरेंट, तो जैसे करा रहा हूँ वैसे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आइंदा मैंने इसी वर्किंग में थोड़ी चेंजेस करके मज़ीद चैप्टर्स में इसको फॉलो करना है, तो इसलिए रिवैल्यूएशन की जो वर्किंग कराने लगा हूँ उसको फॉलो कर लीजिएगा। फिर सुन लें होश से, IS 16 ऑफिशियली सिलेबस में नहीं है, यानी लिस्ट के अंदर IS 16 नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल बाकी टॉपिक्स के लिए बड़ा ज़रूरी है, इसलिए इससे शुरू कर रहा हूँ। और इस पर 2-3 दिन लगा के सिर्फ थोड़ी सी रिवीजन है। और स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस ये आपको आते हैं? आते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, आर्स मेथड, हाँ आते हैं। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन आपको आती है, मैं सिर्फ और सिर्फ रिवैल्यूएशन रिवाइज करवा रहा हूँ। रिवैल्यूएशन भी आती है वैसे, लेकिन फिर भी इखलाकन मैं रिवैल्यूएशन की रिवीजन से शुरू कर रहा हूँ। अच्छा, IS 16 है क्या? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, PPE, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। इसमें मेजरमेंट से मुराद होती है क्या कि है रिकॉर्डिंग नहीं, मेजरमेंट, वैल्यू। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आना है तो उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए ना, ये उसकी मेजरमेंट है कि उसकी वैल्यू क्या रखनी है। तो इसके लिए दो मौके हैं, एक है कि जब पहली दफ़ा रिकॉर्डिंग करनी है तो क्या वैल्यू करनी है, और एक है कि जब ईयर एंड पे ज़रूरत पड़ेगी तो क्या वैल्यू करनी है। जब पहली दफ़ा रिकॉर्डिंग करनी है तो एट कॉस्ट, और जब हर साल के एंड पे ज़रूरत पड़ेगी
और जब हर साल के एंड पे ज़रूरत पड़ेगी तो फिर दो तरीके हैं, एक है कॉस्ट मॉडल और एक है रीवैल्यूएशन मॉडल। और कॉस्ट मॉडल हो या रीवैल्यूएशन मॉडल हो, सब्सिक्वेंटली डेप्रिसिएशन लेस कर करके इसको बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट मॉडल है तो कॉस्ट में से लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट लॉस। अच्छा, आप में से वो लोग जिनको शौक़ होगा पढ़ने का और आई कैप उनके शौक़ को देखते हुए FAR 1 कह देगा दोबारा पढ़ लो, तो वो तो चलो दोबारा पढ़ लेंगे, लेकिन जिन लोगों ने बस FAR 1 पढ़ लिया बस बहुत है, तो उसमें ना जो स्टैंडर्ड्स थे IS 20 क्या था, गवर्नमेंट ग्रांट, IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, IS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स और IS 23 और IS 15 तो चलें साथ साथ होता ही रहेगा। ये जो 4 IS बाकी नाम लिए हैं ना, ये FAR 2 में आपको आने चाहिए, क्योंकि इनमें थोड़ी बहुत टेस्टिंग हो सकती है, हो जाती है। IS 23 एक एडजस्टमेंट के तौर पे टेस्ट हो जाएगा, IS 20 टेस्ट हो सकता है, IS 40, IS 36 ये थोड़े थोड़े से एडजस्टमेंट के तौर पे टेस्ट हो सकते हैं, हो जाते हैं। अगर आपने अपने नोट संभाल के रखे हुए हैं तो वो आपने खुद ही रिवाइज़ करने हैं या IS, तो FAR 2 में टाइम नहीं है उनको रिवाइज़ कराने का। और लास्ट सेशन में काम ये किया था मैंने, आल्दो कि उसका इफेक्ट किसी ने नहीं उसका फ़ायदा लिया, फिर भी मैंने लास्ट में काम ये किया था कि जो FAR 1 में करंटली मैं पढ़ा रहा था, पिछले सेशन की बात कर रहा हूँ, उसके नोट्स मैंने लोगों से शेयर कर लिए थे कि पुराने सेशन के नोट्स पता नहीं कितने संभाल के रखे हैं कि नहीं रखे, ये मैंने बहरहाल कर लिया था। तो अगर आप लोग कहेंगे तो चलो ये कर दूंगा, जब अभी मैं FAR 1 में पढ़ाऊँगा, अभी बारी आएगी कहीं इसकी मई में कहीं जाके, अप्रैल में, हाँ अप्रैल एंड मई में कहीं बारी आएगी, तब पढ़ाऊँगा, तो वो नोट्स भी ठीक है आप कहेंगे तो शेयर कर लूँगा, लेकिन बेटे वो टॉपिक करने आपने खुद ही रिवाइज़ हैं, वो टॉपिक जो है वो FAR 2 में नहीं रिवाइज़ करा सकता मैं। हाँ ये ज़रूर आपको मैं ऑफ़र करता हूँ कि अगर उसका कोई दिन रखें और आप उसको रिवाइज़ कराएं और मैं वो जो दिन रखा होगा उस दिन उसकी एक क्विक समरी बता के और आपके कोई सवाल हैं तो उन सवालों के जवाब दे दूं, ये मैं ज़रूर कर सकता हूं, लेकिन मेरा बेटा पूरा टॉपिक में नहीं करा सकता रिवाइज़। और आपने अगर उनको बिल्कुल छोड़ दिया और आपको एक टॉपिक अच्छा तैयार हो, जैसे यहाँ पर हमने IS 12 एक पूरे सवाल वाला टॉपिक करना है, कंपनी अकाउंट एक चीज़ करनी है, इसी तरह से चेंजेस इन इक्विटी FAR 1 में पढ़ी हुई है, वैसे वो एक आसान सवाल है, वो तैयार करना है, तो वो एक अच्छा सवाल हो आपका तैयार भी हो, एक एडजस्टमेंट बीच में आ जाए IS 36 की और आपको याद ही ना हो IS 36 क्या है, तो वो जो अच्छा पूरा सवाल आप करने लगे थे कॉन्फिडेंस ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए ना वो टॉपिक्स आपने खुद करने हैं रिवाइज, IS 20, 23, 36 और 40 ये आपने खुद करने हैं रिवाइज। तो कॉस्ट मॉडल क्या है, कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट लॉस लेस करके क्या कहते हैं इस नेट अमाउंट को, नेट बुक वैल्यू, शाबाश, और कैरिंग अमाउंट और बुक वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू, ये नाम होने आगे इस्तेमाल, नेट बुक वैल्यू, कैरिंग अमाउंट, कैरिंग वैल्यू, WDV। अगर ये नाम आपको बिल्कुल अनजाने से लग रहे हैं तो बेहतर है लिख लें। ये जो नेट अमाउंट है ना, नेट, इस नेट अमाउंट के मुख्तलिफ नाम बता रहा हूँ, ये आगे इस्तेमाल करने हैं हमने। अगर आपको ये सारे आते हैं, याद हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो लिख लें। नेट बुक वैल्यू, कैरिंग अमाउंट, और इन दोनों में बुक वैल्यू कैरिंग अमाउंट साथ नेट कवर्ड भी लग सकता है, यानी नेट बुक वैल्यू भी ठीक है, बुक वैल्यू भी ठीक है, कैरिंग अमाउंट भी ठीक है, नेट कैरिंग अमाउंट भी ठीक है। रिटर्न डाउन वैल्यू,
रिटर्न डाउन वैल्यू WDV भी होती है, WDV रिटर्न डाउन वैल्यू। ये सब क्या बता रहा हूँ मैं, किसके नाम है ये? इस नेट के कॉस्ट लेस के। और अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो कॉस्ट की जगह रीवैल्यूड अमाउंट आ जाएगा और उसमें से लेस यही सब पूरा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट लॉस। तो कॉस्ट मॉडल हो या रिवैल्यूएशन मॉडल हो, लेस कर लेने के बाद जो अमाउंट बचती है उसको कैरिंग अमाउंट कहते हैं, उसको WDV या बुक वैल्यू कहते हैं। अच्छा, कॉस्ट कैसे निकालते हैं? कॉस्ट में क्या क्या शामिल है? अच्छा, ये तो एक लंबी लिस्ट चल जाएगी, अगर टू दी पॉइंट याद रखना हो तो खरीदने से लेके वर्किंग कंडीशन लाने तक, वर्किंग कंडीशन में लाने तक, इंटेंडेड वर्किंग कंडीशन में लाने तक जो ज़रूरी खर्चे हैं वो सब कॉस्ट का हिस्सा बनते हैं। तो ज़रूरी होते होंगे खर्चे, वो गैर ज़रूरी भी होते होंगे, हैं होते होंगे गैर ज़रूरी। हाँ जी, अगर कोई एबनॉर्मल खर्चा हो गया या कोई टैक्सेस ड्यूटीज़ जो रिफंडेबल हैं वो ऐड नहीं होते। और नाम भूल गया मुझे आपका, आकिब। अच्छा, आपके टीए हैं ये, आकिब, आकिब ज़रा खड़े होना, शक्ल दिखा देना। ये आपके टीए हैं और आप इनसे हेल्प ये ले सकते हैं कि बेटा एक काम करना कि लेक्चर भी नोट करना, ठीक है? क्लास में तो बैठ ही रहे हो ना, लेक्चर भी नोट करना। तो ये लेक्चर भी नोट कर रहे होंगे इन केस के किसी का, ठीक है बैठ जाओ, किसी का कुछ लेक्चर मिस होता है या कुछ पूछना है, समझना है। मैं तो क्लासेस में ही हूँ, यहाँ से निकल के अगली क्लास, वहाँ से अगली क्लास, तो ये आपके लिए एक फैसिलिटी अवेलेबल है। आप कहाँ हो गए बेटे? यही जो एंटर होते साथ ही जो है। अच्छा, किस टाइम में बैठे होगे वहाँ? नहीं, अभी आप मेरी क्लास में FAR, हाँ तीनों क्लासों में होगे मेरी, तो मेरी क्लास तो ख़त्म हो जाएगी 11:15, उसके बाद अवेलेबल होंगे ना? हाँ, 11:15 से ऑनवर्ड ही अवेलेबल होंगे टीए रूम में। अगर कोई कुछ पूछना हो, समझना हो तो ये टीए फैसिलिटी से लिए होती है। अच्छा, मुझे ना अभी क्लास के बाद याद कराना, कल एक कॉपी मैंने यहाँ बांटनी है, वो मुझसे ले लेना, वो फिर क्लास में कल बांट देना। तो PPE यानी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वैल्यू बुक्स में क्या होगी, ये मेजरमेंट है। पहले दफा जब PPE रिकॉर्ड होगा तो किस अमाउंट पे रिकॉर्ड होगा? कॉस्ट पे, और उसके बाद वो डेप्रीशिएट होता जाएगा, डेप्रीशिएट होता जाएगा। हर साल जब भी बैलेंस शीट बना करेगी तो या तो वो बैलेंस शीट में कॉस्ट मॉडल पे अपीयर हो रहा होगा या रिवैल्यूएशन मॉडल पे अपीयर हो रहा होगा। यहां तक, वैसे तो अब इससे आगे चलना है मैंने, लेकिन यहां तक कोई भी बेसिक सा, बगैर शर्माए, यहां तक कोई भी बेसिक सा कॉन्सेप्चुअल मसला है तो बेटे पूछें जी। बैलेंस शीट को देख के? नहीं नहीं, वो तो नोट्स में पता चलता है। हाँ, नोट से पता चलता है, बैलेंस शीट से तो नहीं पता चलेगा। हाँ जी, यहाँ तक कोई ज़रा सी भी परेशानी, कोई मुश्किल परेशानी कुछ नहीं, कोई मसला ही नहीं आए 16। रिवैल्यूएशन मॉडल पे आगे चलते हैं। अच्छा, चूंकि मेरा अभी यहाँ मकसद रिवैल्यूएशन मॉडल की रिवीजन है, इसलिए सिर्फ एक दो सवाल जो रिवीजन की हद तक बहुत हैं। अदरवाइज FAR 1 जब आपने पढ़ा होगा, मैंने भी जब लास्ट टाइम जिनको पढ़ाया था, तो उसमें बहुत सारी वैरायटियाँ कराई थी। उसमें मल्टीपल एसेट्स भी थे और मिड ईयर रिवैल्यूएशन भी थी और डिस्पोजल भी डाला हुआ था और एस्टीमेट चेंज भी हो रहा था। ये पढ़ा हुआ है ना? तो उतनी ज़्यादा डिटेल हम नहीं कर सकते रिवाइज़। वो अगर आप मज़ीद जानना चाहें तो आपने नोट्स ही पिछले रिवाइज़ करना है, क्योंकि FAR 2 में बहुत कुछ है। ये रिवाइज़ करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका आगे इस्तेमाल होना है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल सारा टॉपिक ही रिवाइज़ वो नहीं बेटे टाइम। तो इसलिए इसमें जो जो वैरायटियाँ आपने रिवैल्यूएशन की पढ़ी हुई हैं वो आपने खुद ही रिवाइज़ करनी है। यानी बजाय इसके कि मैं आपको FAR 2 का ऑफिशियली पहले चैप्टर से शुरू करता, चूंकि इसका इस्तेमाल करना है इसलिए मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं उसको, थोड़ा सा रिकैप।
जी जो आपने नेट बुक वैल्यू बताई है, जी जी जो जिस तरह कॉस्ट मॉडल में होगी और जो रिवैल्यूएशन, तो दोनों में मतलब जो आपने नेम बताया रिटन डाउन वैल्यू, ये दोनों को कह सकते हैं? जी 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 सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में चाहे ये मॉडल हो चाहे ये मॉडल हो, कॉस्ट या रिवैल्यूएशन जो भी है, इसमें से जब हम लेस कर लेंगे ये पोर्शन, जो नेट आंसर आएगा उसके नाम बताए हैं। वो सिर्फ कॉस्ट मॉडल के नाम नहीं है, वो रिवैल्यूएशन मॉडल में भी वही नाम है। बुक वैल्यू, कैरिंग अमाउंट, नेट बुक वैल्यू, कैरिंग वैल्यू, सब एक ही बात है। ये दोनों में आंसर वही है। और कोई सवाल पूछें शाबाश, आप परेशान ना हो सवाल पूछते हुए। रिवैल्यूएशन मॉडल, अच्छा रिवैल्यूएशन मॉडल में क्या करना होता है? रिवैल्यूएशन मॉडल में ये करना होता है कि कंपनी ने ये इंश्योर करना होता है कि जब साल का एंड आए, ये इसका मैं आप समझ लें कि ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं, मकसद बता रहा हूं उसका, कि जब साल का एंड आए तो एसेट की कैरिंग अमाउंट तकरीबन बराबर होनी चाहिए उसकी फेयर वैल्यू पे। ये मकसद है इस मॉडल का कि जब साल का एंड हो और जिस भी तरीके से जो नेट बुक वैल्यू निकले वो उस वक्त ईयर एंड की फेयर वैल्यू के तकरीबन बराबर हो। अच्छा, फेयर वैल्यू क्या होती है? फेयर वैल्यू आपके लेवल पे मार्केट वैल्यू ठीक है, अदरवाइज ये एक सेपरेट स्टैंडर्ड है। IFRS 13 एक स्टैंडर्ड है, CFA 1 में पढ़ेंगे जाके, तो IFRS 13 एक स्टैंडर्ड है और आपके लेवल पे फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू ही है। तो रिवैल्यूएशन मॉडल ईयर एंड पे एसेट की कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू के तकरीबन बराबर होनी चाहिए, ये मकसद है। अच्छा, अगर बराबर नहीं है तो क्या करें? तो एसेट की वैल्यू को चेंज करके, अपडेट करके फेयर वैल्यू तक पहुंचा दें, बढ़ा दें, कम कर दें, डिपेंड करता है, फेयर वैल्यू तक पहुंचाना है। तो इसके लिए रिवैल्यूएशन की अकाउंटिंग करनी पड़ती है। रिवैल्यूएशन की अकाउंटिंग एंट्रीज बताता हूं, उससे पहले एंट्रीज बताने से पहले ही एक बात यहीं लिख लेते हैं कि जब एसेट रीवैल्यू हो जाएगा, अच्छा मैं अंग्रेजी लिख भी देता हूं बोर्ड पे और पढ़ी ना जाए तो मैं बोल भी दिया करूंगा। इफ कैरिंग अमाउंट is materially different from fair value, then asset is revalued to fair value। यही जो मैंने अभी बात की थी वही मैंने लिख दी कि अगर कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू से डिफरेंट है तो एसेट को रीवैल्यू करके फेयर वैल्यू तक पहुंचा देंगे। और ऐसा करने से डेप्रिसिएशन पे कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? जब हमने एसेट की वैल्यू चेंज कर दी तो अब से ऑनवर्ड, या वो जो पहले चार्ज की थी वो रिवर्स कर दें? नहीं, ऑनवर्ड। अब जो वैल्यू चेंज कर दी उस दिन से ऑनवर्ड, उस डेट से ऑनवर्ड आइंदा की डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि एसेट की वैल्यू जो बदल दी। क्योंकि डेप्रिसिएशन होता ही क्या है? डेप्रिसिएशन है ही ये कि जो एसेट की अमाउंट थी, अच्छा एसेट और एक्सपेंस, बहुत ही बचपन का सवाल कर दिया, एसेट और एक्सपेंस में फ़र्क होता है? शाबाश। क्या फ़र्क होता है? वैसे तो काफ़ी सारे फ़र्क हैं, लेकिन मेन कॉन्सेप्चुअल फ़र्क क्या है तो एसेट भी खर्चा और एक्सपेंस भी खर्चा है। हाँ, और एसेट, हाँ ठीक है, एसेट भी खर्चा है, एक्सपेंस भी खर्चा है,
लेकिन एक्सपेंस वो खर्चा है, देखिए बिजनेस खर्चे करता ही क्यों है, हम तो आम इंडिविजुअल तो खर्चे करते हैं ना, बस दिल कर रहा है, बिजनेस क्यों खर्चे करता है, फायदे लेने के लिए। तो एक्सपेंस वो खर्चा है जिससे फायदा लिया जा चुका, और एसेट वो खर्चा है जिससे फ्यूचर बेनिफिट मिलना है, और डेप्रिसिएशन उसी एसेट को तोड़ तोड़ के एक्सपेंस बनाना है। जैसे एक प्लांट खरीदा और उसका बेनिफिट 10 साल मिलना है, तो वो 10वें साल एक्सपेंस बनना चाहिए या ओवर 10 ईयर्स? ओवर 10 ईयर्स मैचिंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उसका बेनिफिट 10 साल मिल रहा है। तो वो जो एसेट की वैल्यू को 10 साल में तोड़ना है, वो एक टुकड़ा डेप्रिसिएशन है। तो चूंकि एसेट की वैल्यू ही बदल रहे हैं, बात समझ आ रही, जाग रहे हैं? चूंकि एसेट की वैल्यू बदल रहे हैं, तो अब से ऑनवर्ड डेप्रिसिएशन भी चेंज हो जाएगी। यही बात इसके नीचे भी लिख देता हूं, इसी के नीचे लिख रहा हूं कि आफ्टर revaluation depreciation is calculated on revalued amount over फिर से टोटल लाइफ, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। नहीं, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। अच्छा, एक प्रैक्टिकल बात सुन लें नॉलेज के लिए। ये जो रिवैल्यूएशन करनी है, ये जो यहाँ पर बात लिखी है कि रिवैल्यू करना है, प्रैक्टिकली हर साल नहीं कर रहे होते, क्योंकि रिवैल्यू करना ना खर्चे वाला काम है। अभी आप जब आर्टिकल में जाएंगे, या हो सकता है आर्टिकल में एक्सपोजर मिल जाए, वैल्यू लगवानी पड़ेगी। जैसे मोबाइल की वैल्यू लगानी है, तो क्या तरीका उसका? तो मार्केट जाके 2 4 5 शॉप से पूछना पड़ेगा ना। तो प्लांट की वैल्यू कैसे लगाएं, उसकी तो मार्केट ही नहीं है। इसी तरह से इक्विपमेंट है। तो इन एसेट्स के ना एक्सपर्ट्स वैल्यूअर्स होते हैं, वो फिर अपने कोई मेथड्स लगाते हैं, फीस लेते हैं, इस बात के मुफ्त में कर देंगे, फीस लेंगे। तो इसलिए ना IAS 16 ने कोई मजबूरी नहीं लगाई, ऐसी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए बात बता रहा हूँ। IAS 16 ने कोई ज़बरदस्ती नहीं कहा कि हर साल रिवैल्यू करें। प्रैक्टिकली 2 साल 3 साल 5 साल तक बाद भी रिवैल्यू हो रहे होते हैं, और एग्जाम क्वेश्चन में हर साल भी हो सकता है। वैसे एग्जाम क्वेश्चन में 2-2 साल के बाद हो रहे होते हैं, लेकिन एग्जाम क्वेश्चन में मकसद आपकी कैलकुलेशन चेक करना है, हर साल भी हो सकता है रिवैल्यू। प्रैक्टिकली 3 4 5 साल बाद होता है। रिवैल्यूएशन करनी है, उसके लिए कोई डेबिट क्रेडिट करना है, ये मिटा दूं। तो रिवैल्यूएशन की अकाउंटिंग क्या करनी है, उसकी एंट्रीज देख लें। रिवैल्यूएशन की अकाउंटिंग, कितनी एंट्रीज करते हैं इसकी? 2 हैं, 3? अच्छा चलो देख लें आप, मैं जो करूंगा हो सकता है उसी को फैला के 3 कराएं आपको। अच्छा, रिवैल्यूएशन करनी कब है? ईयर एंड जरूरी नहीं, जब उनको फर्क लगे। और स्टूडेंट ने कब करनी है? जब सवाल में कहा हुआ है। तो रिवैल्यूएशन की अकाउंटिंग हो रही होगी एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन, यानी क्वेश्चन में जिस वक्त रिवैल्यूएशन हो रही है उस वक्त ये एंट्रीज होंगी। ये एंट्रीज जब क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन होने लगी।
अच्छा, क्या होती हैं जी एंट्रीज? दो एंट्रीज होती हैं। एक एंट्री होती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इम्पेयरमेंट लॉस को एलिमिनेट कर देना। क्या एंट्री होती है? हाँ ठीक है, शाबाश। अच्छा, बार बार मैं लिख नहीं रहा हूँगा एंड इम्पेयरमेंट लॉसेस हैं साथ जुड़े हुए, यानी असल चीज़ होती है, मुकम्मल चीज़ होती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट लॉस, उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। वो बार बार लिखते हुए ना फिर वो ज़्यादा हो जाता लिखने वाला, तो बस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वरना साथ एंड इम्पेयरमेंट लॉस भी है। तो एक तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एलिमिनेट होगी, यानी इसको डेबिट करके कर देंगे ख़त्म। और क्रेडिट क्या हो जाएगा? एसेट क्रेडिट हो जाएगा, जो भी रिलेटेड एसेट है वो क्रेडिट हो जाएगा। और इस एंट्री की अमाउंट क्या होती है? जितनी एक्यूमुलेटेड डेप्शन शुरू से लेके अब तक थी, तो शुरू से लेकर ही नहीं हुई। हो सकता है पहले भी रिवैल्यू हुआ हो, वो तो पुरानी वाली एलिमिनेट हो गई होगी। तो याद रखने वाली बात यह है कि उस एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में उस वक्त तक जो बैलेंस आ रहा है, उस एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में उस वक्त, किस वक्त तक कर रहे हैं, उस वक्त जो इसकी एक्यूमुलेटेड में बैलेंस आ रहा है, ये एंट्री उस अमाउंट से है। तो इस एंट्री की अमाउंट है बैलेंस इन एक्यूमुलेटेड depreciation for that asset at the time of revaluation. Balance in accumulated depreciation for that asset at the time of revaluation. थोड़ी राइटिंग समझने में टाइम लगेगा कुछ अर्सा, तो मैं बोलता रहूँगा बार बार पढ़ के। इस एंट्री के करने के बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट जीरो हो जाता है और एसेट अकाउंट में कितना बैलेंस बच जाता है? नेट बुक वैल्यू। अब अगला काम इस नेट बुक वैल्यू को रिवैल्यू करना जी। जी जी, जुलाई तक रिवैल्यूएशन की डेट तक करना है डेप्रिसिएट। जिस दिन रिवैल्यूएशन कर रहे हैं ना, उस दिन तक पहले डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। उसके बाद, अभी ये मैं अंग्रेजी लिख दूं ना, फिर एक सवाल कराता हूँ। अभी तो अंग्रेजी लिख रहा हूँ आपकी याददाश्त के ऊपर, फिर सवाल करूंगा, वैल्यूज जब सामने आएंगी तो फिर दोबारा कुछ होगा तो पूछ लीजिएगा। तो उसमें मैं एक डेट ईयर एंड की रख दूंगा, एक ईयर स्टार्ट की भी रख दूंगा, तो चलो एक मिड की भी रख दूंगा। और बताएं, तो जो रिवैल्यूएशन की डेट है वहां तक की डेप्रिसिएशन। अच्छा, एसेट के अकाउंट में पहुंच गया बैलेंस बुक वैल्यू, और अब उसको रीवैल्यू करके यानी चेंज करके फेयर वैल्यू तक पहुंचाना है। तो दूसरी एंट्री होती है एसेट को रीवैल्यू करने की। दूसरी एंट्री होती है एसेट को रीवैल्यू करने की। इसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो एसेट को बढ़ाना होगा, अपवर्ड रिवैल्यूएशन करनी होगी, या तो रिवैल्यूएशन अपवर्ड्स होगी। अच्छा, रिवैल्यूएशन अपवर्ड्स होगी तो एसेट को बढ़ाएंगे। एसेट को बढ़ाने का मतलब है एसेट हो जाएगा डेबिट। कितनी अमाउंट से?
जितना डिफरेंस है, हमने बुक वैल्यू को फेयर वैल्यू तक पहुंचाना है, तो जो डिफरेंस है यानी फेयर वैल्यू में से अगर हम कैरिंग अमाउंट माइनस करें तो जो डिफरेंस है, क्रेडिट क्या होगा? रिवैल्यूएशन सरप्लस। देखना पड़ेगा कि पहले कोई लॉस तो नहीं P&L को चार्ज किया था। अगर पहले P&L को कोई लॉस चार्ज किया था तो पहले वो रिवर्स होगा। अभी वैल्यूज कैलकुलेशन बताता हूं ना, फिर ये समझाता हूं जिनको नहीं समझ आई बात। पहला क्रेडिट जाएगा P&L को, पहला नंबर P&L का, उसके बाद दूसरा नंबर रिवैल्यूएशन सरप्लस का आएगा। अच्छा, P&L में कितना जाएगा? Up to the amount of loss previously charged in P&L for that asset, लेकिन net of under charged depreciation। ये अभी सवाल कराता हूँ ना वैल्यूज लेके, तो फिर ये बेहतर हो जाएगी बात। एसेट अपवर्ड रिवैल्यू होगा, एसेट डेबिट, पहला क्रेडिट P&L का कितना, जितना लॉस उस एसेट से रिलेटेड पहले कभी चार्ज हुआ था, लॉस अमाउंट नेट ऑफ अंडर चार्ज डेप्रिसिएशन। और ये नेट ऑफ कैसे करना है, इसके लिए आपको एक टेबुलर वर्किंग बता दूंगा, उसमें उसको कवर कर लेंगे। और अगर ये था ही नहीं या कम था, मजीद क्रेडिट करना है, तो फिर दूसरा नंबर आता है रीवैल्यूएशन सरप्लस नाम के एक अकाउंट का। जो एनी फर्दर इंक्रीज है या एनी एक्सेस गेन, वो सरप्लस में जाएगा। अच्छा, अब कैमरे पे आप मेरे साथ तो आप ही होंगे ना रोज। जब मैं कुछ चीज़ लिखूं ना और लिख के मैं मूव करूं, तो आपने मेरे साथ नहीं आना, आपने वहीं रहना है। अगर मैं मूव करके जब कुछ बोलना शुरू करूं तो मेरे पे आइएगा। कुछ कह रहे थे आप? क्या सही नहीं है? और अगर रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड्स हो तो अगर डाउनवर्ड्स हो तो एसेट क्रेडिट और डेबिट पहला नंबर। अगर इससे पुराना कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस था तो पहले वो डेबिट होगा। इसी एसेट से रिलेटेड अगर कोई सरप्लस में बैलेंस मौजूद है, पहले वो डेबिट होगा। और अगर कम था या था ही नहीं तो फिर P&L, दूसरा नंबर P&L का। और एसेट को कम करना है तो एसेट हो जाएगा क्रेडिट।
एक फेरा लगा दें बोर्ड का। जी वो भी ऐसे ही होता है, रिवैल्यूएशन मॉडल हो ना तो वो भी ऐसे ही होता है। इम्पेयरमेंट लॉस भी उस एसेट का जिसको रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखा हुआ है वो ऐसे ही चार्ज होता है। चलो आप सवाल पूरा करो बहरहाल। हाँ। बन रहा है ना, बन रहा है। हाँ, इम्पेयरमेंट लॉस एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस है दोनों इकट्ठे बन रहे होते हैं। जी 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 करेंगे, ये बाकी लोग भी सुने। ये भी है साथ। मैंने कहा था कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट लॉस ये इकट्ठे ही होता है, ये अकाउंट कंबाइंड ही बन रहा होता है। रिवैल्यूएशन का एक आधा सवाल करा के ना मैं फिर नोट्स की रिवीजन पे आऊँगा, स्केड्यूल बनाऊंगा एसेट का, तो वहाँ ये बात फिर लिखी नजर आएगी। आपको दोबारा बता दूंगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस ये दोनों ही अकाउंट में इकट्ठे ही बन रहे होते हैं, तो इसलिए ये एलिमिनेट होगा तो ये भी एलिमिनेट होगा। ये सारा नोटेड। अच्छा, ये हो गई रिवैल्यूएशन की अकाउंटिंग, और चूंकि रिवीजन है इसलिए पहले पूरा बता दूं उसके बाद सवाल कराता हूं। हाँ भाई, बोर्ड हो गया पूरा। ये IS-16 जो इस वक्त सामने बता रहा हूँ, जो लोग पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं मुझसे, ये मैं रिवीजन करा रहा हूँ इसलिए ऐसे 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 जा रहा है। ये अच्छा सर तो ऐसे ही पढ़ाते नहीं, ये मैंने FR2 नहीं पढ़ाना शुरू किया है अभी, ये मैं अभी रिवीजन ही करवा रहा हूँ। ये बस बता के गुजर रहा हूँ, ना समझा रहा हूँ ना बहुत गहराई में जा रहा हूँ, ये सिर्फ रिवाइज हो रहा है, रीकैप चल रहा है। जब FR2 ऑफिशियली पढ़ना शुरू करेंगे तो ज़्यादा डिटेल से ही समझाऊंगा इंशाल्लाह। ये दो एंट्रीज रिवैल्यूएशन के टाइम पे हो गई। इसके बाद अगर कंपनी की पॉलिसी हुई तो ये रिवैल्यूएशन की एंट्रीज हो गई पूरी, ये खत्म। एक अलहदा चीज बताने लगा हूं, ट्रांसफर फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स। अच्छा, आप लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी पढ़ी हुई है, बेशक वो हमने FR2 में बिल्कुल करनी है रिवाइज, लेकिन कंपनी की इक्विटी में कैपिटल और बहुत सारे रिजर्व्स होते हैं, उनमें से एक रिटेन अर्निंग्स भी होता है। क्या होती है रिटेन अर्निंग्स? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। हर साल प्रॉफिट जो आता है कंपनी को वो जाके इसमें प्लस होता जाता है, और इसमें से निकलता क्या है? डिविडेंड। डिविडेंड, और डिविडेंड क्या होता है? जो ओनर्स को, जो उनको ड्राइंग्स की तरह की चीज़, जो प्रॉफिट का हिस्सा उनको बांटा जाता है, वो होता है डिविडेंड। तो रिटेन अर्निंग्स में हर साल के प्रॉफिट ऐड होते जाते हैं और डिविडेंड लेस होते जाते हैं, तो जो बाकी बचता है वो रिटेन्ड अर्निंग्स हैं। और रिवैल्यूएशन सरप्लस भी इक्विटी ग्रुप का ही एक अकाउंट है, तो इक्विटी ग्रुप के एक अकाउंट से इक्विटी ग्रुप के दूसरे अकाउंट को ट्रांसफ़र, और ये काम
कंपनी की मर्जी हो तो करना है। IS-16 ने ज़बरदस्ती नहीं कहा, IS-16 ने अलाउ किया है, लिखा हुआ है कंपनी में, एंटिटी में ट्रांसफ़र। तो ये करना है या नहीं करना है, ये कंपनी की मर्जी है। अच्छा, ये बात आप अपने अल्फाज में लिखें कि ये ट्रांसफ़र करना या ना करना कंपनी की मर्जी है। कंपनी ने पॉलिसी बनाई होगी तो ट्रांसफ़र करना है, नहीं बनाई होगी तो नहीं करना है। स्टूडेंट के लिए क्या हुक्म है? बाय डिफ़ॉल्ट करना है, बाय डिफ़ॉल्ट करना है। हाँ, अगर सवाल में लिखा हुआ है कि नहीं करना तो फिर बदतमीजी नहीं करनी, फिर नहीं करना। फिर कहा है नहीं करना तो नहीं करना। ये बात दोबारा सुने, ये जो काम है ना ट्रांसफ़र करना सरप्लस से रिटेन अर्निंग्स को, ये कंपनी की मर्जी होती है। ये IS-16 की तरफ से इजाज़त है, कंपनी की मर्जी होती है। आप उर्दू इंग्लिश जैसे मर्जी लिख लें अपने अल्फाज में, ये बात, ये कंपनी की मर्जी होती है। अगर उनकी पॉलिसी है ट्रांसफ़र करना तो करते होंगे, नहीं है ट्रांसफ़र करना तो नहीं करते होंगे। स्टूडेंट के लिए रेलिवेंट है कि अगर सवाल में कहा है जो वो करें, और अगर खामोशी है तो बाय डिफ़ॉल्ट करना होता है ट्रांसफ़र। ये कहानी आप लिख लें जैसे मर्जी, उर्दू इंग्लिश पंजाबी जैसे मर्जी लिख लें। अच्छा, बुक शॉप से ना पता कर लीजिएगा, बुक आ गई हो तो आज फिर पता कर लें, कल फिर पता कर लें। लेकिन ये कि 22:38 शुरू कराऊंगा इसके बाद, तो उसके फिर सवाल कराने मैंने, तो 1-2 दिन तक पता करते रहें बुक शॉप से। अच्छा, सरप्लस ट्रांसफ़र जब रिटेन अर्निंग को करना होता है तो इसमें 3 चीज़ें बतानी है। एक ये कि जब ट्रांसफ़र करना है तो कैसे ट्रांसफ़र करना है, यानी ट्रांसफ़र करने की एंट्री क्या है, क्या एंट्री होगी। एक से दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिससे ट्रांसफ़र कर रहे हैं रिवैल्यूएशन सरप्लस, वो हो जाएगा डेबिट। ये तो सबको ही आता है, हैं? और क्रेडिट रिटेन्ड अर्निंग्स। अच्छा, अब इस दफ़ा जो FR1 में बच्चे आए हैं ना, ये AFC वाले बच्चे हैं। इन्होंने इंट्रो टू अकाउंटिंग की क्लासेस भी नहीं पढ़ी हुई। आप तो फिर क्लासेस पढ़ चुके हुए लोग थे। सरप्लस से ट्रांसफ़र करने की एंट्री, और ये ट्रांसफ़र कब करनी है और किस अमाउंट से करनी है, इन दोनों का जवाब देता हूँ।
कब ट्रांसफ़र करना है और कितने से ट्रांसफ़र करना है, यानी ये एंट्री कब करनी है और इस एंट्री की अमाउंट क्या करनी है, ये बता रहा हूँ। ये एंट्री कब करनी है, एक तो करनी है हर साल, एक तो ये एंट्री होगी हर साल, जब भी डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी। जब डेप्रिसिएशन चार्ज होगी ना रिवैल्यूड अमाउंट पे, ऑब्वियसली रिवैल्यूड अमाउंट पे, चलिए लिख देता हूं, जब भी रिवैल्यूड अमाउंट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगी तो उसके साथ ये एंट्री भी होगी हर साल, जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, एवरी ईयर व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन रिवैल्यूड अमाउंट, तब वो एंट्री भी होगी। और उसके बाद फाइनली जब एसेट डी रिकॉग्नाइज होगा, डी रिकॉग्निशन ऑफ एसेट, यानी एसेट को बुक्स में से निकालना। डी रिकॉग्निशन ऑफ एसेट मतलब एसेट को बुक्स में से निकालना। डी रिकॉग्निशन ऑफ एसेट, अच्छा हर साल ट्रांसफर करनी है तो किस अमाउंट से ट्रांसफर करनी है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट होता है, अमाउंट होगी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। अच्छा ये टेबल जो बनाया है ये दोबारा देखें क्या कर रहा हूं मैं ये बता रहा हूं कि ट्रांसफर की एंट्री जो ये होगी कब होगी, इस अमाउंट से होगी, तब इस अमाउंट से और तब इस अमाउंट से। तो हर साल जब भी डेप्रिसिएशन की एंट्री हुआ करेगी, ये एंट्री भी हुआ करेगी और इस एंट्री की अमाउंट हुआ करेगी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। इस एंट्री की अमाउंट हुआ करेगी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी, हाँ जी, रिवैल्यूएशन सरप्लस को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करके। ये सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्टकट है स्ट्रेट लाइन मेथड का, ये सिर्फ एक शॉर्टकट है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिर्फ एक शॉर्टकट है, वो भी स्ट्रेट लाइन मेथड का। असल बात क्या है, असल बात ये है कि वो डेप्रिसिएशन जो चार्ज हुई और वो डेप्रिसिएशन जो कॉस्ट मॉडल पे चार्ज होती, उनका फर्क इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन फॉर द पीरियड माइनस डेप्रिसिएशन based on cost model for that period। जो डेप्रिसिएशन उस पीरियड की असल में चार्ज की माइनस वो डेप्रिसिएशन जो उसी पीरियड की कॉस्ट मॉडल पे होती, इनका डिफरेंस इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन होता है। सरप्लस डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ सिर्फ एक शॉर्टकट था जो सवालों में आसानी के लिए किया जाता है, वो भी स्ट्रेट लाइन का बस।
और जब एसेट डी रिकग्नाइज हो रहा होगा तब कितनी डेप्रिसिएशन ट्रांसफर होगी? जितना सरप्लस में रह गया था। एनी रिमेनिंग बैलेंस इन सरप्लस फॉर दैट एसेट। ये टेबल मैंने ये बताया है कि सरप्लस ट्रांसफर की ये एंट्री इस टाइम यानी हर साल इस अमाउंट से हुआ करेगी, और इस टाइम यानी आखिर जब बेच रहे होंगे इस अमाउंट से हुआ करेगी। जी जी, डी रिकग्निशन। हाँ हाँ, मतलब इसका ऑपोजिट जो अच्छा रिकग्निशन। हाँ recognition, वो तो होगा ना, मतलब रिकॉर्ड करना। जी जी, तो इसका क्या होगा, मतलब डिस्पोजल भी इसे कह सकते हैं? अगर डिस्पोजल डिस्पोजल तो एक तरीका होता है ना बेचना। ज़्यादा जो बड़ा वर्ड है वो डी रिकग्निशन है, यानी आईएएस में जो वर्ड है वो डी रिकग्निशन है। डी रिकग्निशन का मतलब होता है बुक्स में से निकालना। अच्छा, बुक्स में से क्यों निकाल रहे होंगे? बेच रहे होंगे, फेंक रहे होंगे, दफना रहे होंगे, बुक्स में से निकाल रहे होंगे, ये डी रिकग्निशन है। कैलकुलेटर देखो ना। आगे मुझ पे अब लिखें, सवाल लिखेंगे जी। क्या जी? इंस्टॉल करते हैं ना एसेट को, इंस्टॉल करना, उसको कमीशन करना भी कहते हैं कि एसेट कमीशन हो गया है। और डिसमेंटल करना पता है क्या होता है? वैसे IS 37 पढ़ना है हमने, FAR 2 में IS 37 पढ़ना है, तो उस प्लांट के उखाड़ने को आप समझते हैं डिसमेंटलिंग कहते हैं, उसी को डीकमिशनिंग भी कहते हैं। तो डीकमिशनिंग तो बस एसेट को उखाड़ना है, डी रिकग्निशन बुक्स में से निकालना है। अच्छा, एक सवाल लिखिए, ये यही सारा जो रिवैल्यूएशन कराया ना इसकी प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ। इसमें मैं एक ईयर एंड की रिवैल्यूएशन डाल देता हूँ, एक ईयर स्टार्ट की डाल देता हूँ, एक ईयर मिड की डाल देता हूँ, ताकि वो सारी रिवीजन हो जाए और फाइनली एसेट को बेच देते हैं। तो बस ये एक सवाल काफ़ी है रिवीजन के लिए। कॉस्ट ऑफ प्लांट, कॉस्ट ऑफ प्लांट एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, इसको फिर करता हूँ बोर्ड पे। रिवैल्यूएशन की प्रैक्टिस रिवीजन के लिए काफ़ी है। कॉस्ट ऑफ प्लांट है 12 लाख यानी 1.2 मिलियन। यूजफुल लाइफ 10 साल। डेट ऑफ परचेज 1 जुलाई 2013, 1 जुलाई 2013। अकाउंटिंग ईयर जुलाई से जून है, अकाउंटिंग ईयर जुलाई से जून। स्ट्रेट लाइन मेथड है, plant was revalued as follows, plant was revalued as follows। डेट बताऊंगा और फेयर वैल्यू बताऊंगा। खुर्रम यार जाते ऊपर जा रहे हैं यार, किसी उसको भेज दें, उसको उमैर को या किसी भी ऑफिस बॉय को भेज दें।
रिवैल्यूएशन की डेट बताऊंगा और फेयर वैल्यू बताऊंगा। 1 जुलाई, पहली डेट बता रहा हूं, 1 जुलाई 2015, 1 जुलाई 2015, फेयर वैल्यू लिखिए 1072,000, 1072,000, 10,72,000, 1072,000, 10,72,000, 1.072 मिलियन। अगली डेट लिखिए 30 जून 2017। फेयर वैल्यू लिखिए 6,600,000, 600,000 फेयर वैल्यू। अगली डेट लिखिए 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 2019। अब मार्कर चाहिए यार, वो नए मुझे सारे नए मार्कर देने, सारे बेकार हैं जो दिए हैं, सारे कलर्स के ना नए मार्कर देते हैं मुझे। क्या लिखी है वैल्यू? वैल्यू नहीं बताई। 31 दिसंबर 19 डेट है और वैल्यू है जी 455,000, 455,000, 4,55,000, 455,000। चलें, रिवैल्यूएशंस ये 3 हैं बस, और उसके बाद प्लांट बेच लेते हैं। उसके बाद लिखें प्लांट वाज सोल्ड, प्लांट वाज सोल्ड on 1st July, plant was sold on 1st July 2021, 1st July 2021 for 275,000, 275,000। हमसे रिक्वायर्ड है सारी एंट्रीज, सारी पैदाइश से लेके इसकी वफात तक सारी एंट्रीज, 1 जुलाई 13 से लेके डिस्पोजल तक सारी की सारी एंट्रीज रिक्वायर्ड हैं। अच्छा, बोर्ड पे मैं करूंगा वर्किंग, क्योंकि सारी एंट्रीज तो बोर्ड पे नहीं आएंगी। एंट्रीज मैं ज़बानी बोलूंगा, मेरे साथ साथ चलिएगा। बोर्ड पे वर्किंग करूंगा, एंट्री ज़बानी बोलूंगा, और जो मुझे ज़बानी बोल के समझाना मुश्किल होगा वो एंट्री लिख दूंगा। तो साथ साथ चलें, वर्किंग नोट करते जाइए। मैं बोर्ड पे वर्किंग कर रहा हूँ और एंट्रीज मैं ज़बानी बोलूँगा।
अच्छा, मैं टेबुलर वर्किंग कर रहा हूँ एक, आपने उम्मीद है जिन्होंने मुझसे नहीं भी पढ़ा ना, मेरे ख्याल में ऐसे ही करते होंगे सारे टीचर्स, और अगर डिफरेंट भी हैं तो ऐसे कर लीजिएगा जैसे मैं कर रहा हूँ। रीवैल्यूएशन वाली एंट्री में 3 अकाउंट्स आ रहे हैं। वो जो दूसरी एंट्री बताइए उसकी बात कर रहा हूँ। एसेट का अकाउंट आ रहा है और रीवैल्यूएशन सरप्लस और P&L। तो इन 3 अकाउंट्स में कौन कौन सी अमाउंट डेबिट क्रेडिट होनी है उसके लिए हो रही होती है मेनली ये वर्किंग उसके लिए है, बाकी भी काम इस वर्किंग से निकल आएंगे। तो वो जो 3 अकाउंट्स है ना, मैं उनके कॉलम बनाने लगा हूं। एक टेबुलर वर्किंग है, ये वर्किंग है, आपसे रिक्वायरमेंट में एंट्रीज हैं। अच्छा, सवाल का ना प्रेजेंट करने का एक डिसेंट तरीका ये है, तमीज़ वाला तरीका ये है कि जो सवाल की रिक्वायरमेंट है शुरू वहां से करना चाहिए। जैसे आपसे सवाल में रिक्वायर किया हुआ है एंट्रीज, तो आपका आंसर शुरू एंट्री से होना चाहिए, वर्किंग्स उसके अलावा अलग से नजर आ रही हो। अगर आप वर्किंग से शुरू कर देंगे ना, तो जो सवाल की रिक्वायरमेंट थी वो एग्जामिनर को समझ नहीं आएगा कि वो कहाँ है, क्योंकि वर्किंग्स के अलहदा नंबर है और जो पूछा है वो तो बताए ना जो पूछा है। तो इसलिए तमीज़ ये है कि जो पूछा है वहाँ से शुरू करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप जगह मैनेज नहीं कर सकेंगे तो कोई मसला नहीं, आप बेशक वर्किंग से शुरू कर लें, वर्किंग्स पूरी कर लें, उसके बाद वहाँ से एंट्रीज बना लें। तो जब वर्किंग्स पूरी कर लें, जो मैं सामने करने लगा हूँ, उसके बाद हेडिंग दे दें जनरल एंट्रीज, यानी एग्जामिनर को बता दें कि मैं ये कर रहा हूँ जो तुमने पूछा था। बेहतर तो है जो पूछा था वहाँ से शुरू हो आंसर, लेकिन अगर नहीं मैनेज हो रहा तो वर्किंग्स के बाद वो कर लें, लेकिन हेडिंग पूरी दे के बता दें कि यहाँ से रिक्वायरमेंट असली वाली शुरू हो रही है। तो इस टेबुलर वर्किंग के अंदर डेट की जरूरत पड़ेगी, तो एक कॉलम हो गया डेट का, थोड़ी सी अंग्रेजी, कुछ ब्रैकेट में कैलकुलेशन को 3-4 वर्ड्स लिखने के लिए जगह छोड़ दी, थोड़ी सी अंग्रेजी लिखने की जगह छोड़ी है। और वो जो मैंने 3 अकाउंट बोले थे, ये मैं उन तीनों के कॉलम बना रहा हूं, एक एसेट का और रीवैल्यूएशन से रिलेटेड 2 चीजें थी ना, एक सरप्लस और एक P&L। रीवैल्यूएशन से रिलेटेड 2 चीजें थी, ये वो दोनों हैं जो रीवैल्यूएशन की एंट्री में 3 अकाउंट इस्तेमाल किए, मैंने उनके कॉलम बनाए हैं। हमने उस एंट्री में एक एसेट डेबिट क्रेडिट करना है, वो मैं यहां पर वर्कआउट करूंगा। फिर हमने उस एंट्री में रीवैल्यूएशन के चक्कर में 2 चीजें डेबिट 2 चीजें क्रेडिट पड़ी थी, एक सरप्लस था एक P&L था, ये मैंने वो किया है। ठीक है, जो एंट्री में मैंने अकाउंट इस्तेमाल करने हैं ना, ये मैंने वो कॉलम बनाए हैं, एसेट का कॉलम, सरप्लस का कॉलम, और वो जो रीवैल्यूएशन वाली एंट्री में P&L है ये वो वाला है। ओके, अब इस टेबुलर वर्किंग में चीजें पूरी कर लेते हैं। एक बार कैलकुलेशन सारी सामने होना तो एंट्रीज उसके बाद भी हो सकती हैं, मैं वैसे आपको साथ साथ कराता जाऊंगा। सबसे पहले एसेट खरीदा कब? 1 जुलाई 13। चूंकि मैंने आगे IS 12 और IFRIC 1 ये 2 टॉपिक हैं, उनमें ये टेबल जाके दोबारा बनाऊंगा, IS 12 IFRIC 1, इसी टेबल को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा उन टॉपिक्स में जाके। तो अगर आपने पहले किसी डिफरेंट तरीके से भी वर्किंग पढ़ी है, फिर भी बेटा यही वाला कर लेना, क्योंकि मैंने तो आइंदा इसी को यूज करना होगा, 2 टॉपिक्स में होना है इसने इस्तेमाल जाके। तो 1 जुलाई 13 को एसेट हमने खरीदा कितने का? 12 लाख का। तो आप चाहे 12 लाख लिख लें, चाहे आप 1200 लिख लें, मतलब पता ही आगे 0 है, तो बेशक वर्किंग को ना बढ़ाएं, 1200 लिख दिया मैंने। अच्छा, बोर्ड पे मैं वर्किंग कर रहा हूं, एंट्रीज ज़बानी बोल रहा हूं, वो आप साथ साथ लिखते जाइए। पहली एंट्री क्या हो जाएगी? अच्छा, ये बात फिर सुन लें, अगर आपको नई जगह मैनेज हो रही कि एंट्रीज के लिए कितनी जगह रखनी है, जितनी मर्जी जगह रख लें, बेशक एंट्रीज की जगह ना रखें, वर्किंग से बाद एंट्रीज कर लें। वैसे एंट्रीज कितने को 8 साल है, 9 साल, 8 साल, कितने को एंट्रीज हो जाएंगी? 25 हो जाएंगी।
25-26 एंट्रीज हो जाएंगी, उसके हिसाब से देख लें कितनी जगह रखनी है। पहली एंट्री 1 जुलाई 13 प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट, प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट। बारह लाख से प्लान डेबिट कैश क्रेडिट 12 लाख से, कैश बैंक दोनों ठीक है। प्लान डेबिट कैश क्रेडिट 12 लाख। अच्छा, FAR2 में ना एंट्रीज टेस्ट होती हैं, I-16 की नहीं, ज़रूरी नहीं, वैसे ही एंट्रीज की टेस्टिंग है FAR2 के अंदर, और एग्जामिनर को लगता है कि एंट्रीज से ही सही कॉन्सेप्ट टेस्ट हो पाते हैं। तो एंट्रीज कॉमन टेस्ट होती हैं FAR2 के पेपर के अंदर मुख्तलिफ टॉपिक्स में। एंट्रीज के हवाले से एक नसीहत ये है कि अगर सवाल में मना किया है ना नरेशंस नहीं लिखनी, तो ना लिखें, अदरवाइज लिखा करें। नरेशन क्या होती है? थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है, लंबी कहानियां नहीं होती हैं, बिल्कुल थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है, मतलब प्लांट परचेज बहुत है, तो आप नरेशन लिखा करें। और अगर आप एग्जाम में लिखना चाहते हैं तो फिर अभी लेक्चर में भी लिखा करें, वरना एग्जाम में कहाँ से अचानक याद आ जाएगा। तो इसलिए नरेशन लिखा करें। अगर क्वेश्चन में नरेशन लिखने से मना किया है तो फिर मना हो जाए, अदरवाइज लिखें। और पेपर में लिखना तभी याद रहेगा जब पहले भी लिखा होगा। तो एंट्री नंबर 2 कब? ईयर एंड, तो 30 जून 14, 30 जून 14 क्या एंट्री हो जाएगी? डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट, कितने से? 10 साल लाइफ है, 12 लाख एसेट है, 120। तो 30 जून 14 डेप्रिसिएशन 120। अच्छा, इस वर्किंग में ना इन तीनों कॉलम्स को अपडेट ज़रूर करते जाना है, यानी हर लाइन आइटम के बाद इसको मैं अपडेट करता जाऊंगा। ये बच जाएगा 1080। एंट्री रिपीट कर रहा हूं। पहली एंट्री बोलिए मैंने 1 जुलाई 13 प्लान डेबिट कैश क्रेडिट, प्लान खरीद लिया। दूसरी एंट्री बोलिए मैंने 30 जून 14 डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 120,000 से। अगला काम, रिवैल्यूएशन कब हो रही है? 1 जुलाई 15, तो उससे पहले 30 जून 15 पे डेप्रिसिएशन भी आएगी। तो 30 जून 15 एंट्री रिपीट कर लें। जून 15 एंट्री रिपीट कर लें। डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 120,000। तीन एंट्रीज हो गई, दोबारा सुने। पहली एंट्री बताइए मैंने 1 जुलाई 13 प्लान डेबिट कैश क्रेडिट 12 लाख से। दूसरी एंट्री बताई है 30 जून 14 डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 120,000 से, और इसकी भी नरेशन डेप्रिसिएशन फॉर 2014। और तीसरी एंट्री डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट सेम 120,000 से डेप्रिसिएशन फॉर 2015। हाँ जी, यहाँ तक पहुँचे तो आगे बढ़ें। हाँ भाई, जाग रहे हैं?
अगला काम 1 जुलाई 15 को, अब ये एंट्री इधर करके दिखा रहा हूं। 1 जुलाई 15 को अब हमने दो काम करने हैं। एक 1 जुलाई 15 को एक्यूमुलेटेड को एलिमिनेट करना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और प्लांट क्रेडिट। ये एक्यूमुलेटेड को एलिमिनेट कर दिया। किस अमाउंट से? अच्छा, ये भी ना यही वर्किंग से ढूंढ लेते हैं। अभी रिवैल्यूएशन हम करने लगे, इससे पहले क्या डेप्शन चार्ज हुई है? 240। ये 240 एलिमिनेट हो जाएगा। अभी हम इसके बाद रिवैल्यूएशन करने लगे हैं, तो उससे ऊपर देख लेते हैं कितनी डेप्शन चार्ज हुई है। एक 20 ये हुई है, एक 20 ये हुई है, तो 240 है, तो 240 एलिमिनेट हो जाएगी। और दूसरी एंट्री से पहले ये लाइन जरूर भर लें, जिसके लिए मेनली ये वर्किंग बनाई थी। 1 जुलाई 15 रीवैल्यूएशन। अच्छा, अब देखिए रीवैल्यूएशन करके 960 को कहां तक पहुंचाना है? 107। कितना बढ़ाना है? 112। 112 बढ़ाएंगे तो ये यहां तक पहुंचेगा। तो हमें यहां से पता चल गया कि रिवैल्यूएशन अपवर्ड हो रही। रिवैल्यूएशन अपवर्ड होगी तो प्लान डेबिट होगा 112 से। 112 प्लान डेबिट। अच्छा, अब देखिए जब रिवैल्यूएशन अपवर्ड होगी तो पहले देखना है कि कोई लॉस तो नहीं चल रहा। अपवर्ड पे पहले लॉस देखना है। जब अपवर्ड जाएंगे तो देखेंगे पहले कोई लॉस तो नहीं है, नहीं है, तो इसलिए सारी की सारी इंक्रीज सरप्लस में क्रेडिट हो जाएगी। तो एंट्री बन जाएगी प्लांट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। प्लांट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। अगर कोई लॉस होता तो वो तीसरी रिवैल्यूएशन में जाके करूंगा। वो तीसरी रिवैल्यूएशन में रखा है मैंने। चूंकि पहले कोई लॉस नहीं था तो इसलिए सारा का सारा सरप्लस में क्रेडिट हो गया। ये हमने रिवैल्यूएशन कर दी प्लांट की। तो 1 जुलाई 15 रीवैल्यूएशन की दो एंट्रीज, एक्यूमुलेटेड को एलिमिनेट करना और उसके बाद एसेट को रीवैल्यू करना। एसेट को रीवैल्यू करना हम यहां वर्किंग से देख लेंगे कि इसको यहां तक पहुंचाना है, बढ़ाना है, बढ़ा दिया। बढ़ाते देखेंगे पहले को लॉस तो नहीं था, खाली है, तो इसलिए सारी इंक्रीज सरप्लस में जाएगी। प्लांट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। यहां तक नोटेड। अब यहां से आगे ईयर एंड आ जाएगा कब? 30 जून 16। तो 30 जून 16 पे एसेट डेप्रिशिएट होगा। 30 जून 16 डेप्रिसिएशन। और वो भी मैं आपको यहीं से चीज़ें पूरी करके देता हूँ। रीवैल्यू करना है अब 1072 को, और इसके पास ज़िंदगी कितनी बची है? 8। अच्छा, बाकी बची ज़िंदगी कैसे निकालते हैं? जितने साल डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई वो गुजर गई। कितनी चार्ज हुई हैं? 2। तो 10 में से 2 गुजर गए तो 8 रह गए, तो रिमेनिंग लाइफ 8। ये बात दोबारा, जब हमने एसेट को रिवैल्यूएशन के बाद डेप्रिशिएट करना है ना, तो रिमेनिंग लाइफ चाहिए। तो रिमेनिंग लाइफ है जितनी बाकी रह गई।
अच्छा, कितनी बाकी रह गई? जो गुजर गई उसके अलावा बाकी कितनी गुजर गई? जितनी डेप्रिसिएशंस चार्ज हो गई। तो चूंकि 2 साल डेप्रिसिएशंस चार्ज हो गई, 2 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई, मतलब 2 साल गुजर गए, तो बाकी 10 में से 8 रह गए, इसलिए रिमेनिंग 8 है। कितनी बनी डेप्रिसिएशन? 1 3 4। तो 30 जून 16 डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 30 जून 16, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 134,000। ये हो गई डेप्रिसिएशन फॉर 2016। चूंकि अब सरप्लस आ गया हुआ है, तो फिर डेप्रिसिएशन भी आप देखेंगे तो वो कॉस्ट मॉडल से ज्यादा चार्ज होने लग गई है। कॉस्ट मॉडल पे डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज होती थी? 120,000। अब कितनी हो रही है? 134। कितनी ज्यादा हो गई? ये है 14,000 इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। अच्छा, वो जो आप लोगों ने FR 1 में शॉर्टकट याद किया होगा, वो शॉर्टकट सिर्फ स्ट्रेट लाइन के लिए है कि आप सरप्लस को रिमेनिंग लाइफ पे बांट दें। तो कितनी रिमेनिंग लाइफ रहती है? 8। तो 112 को 8 पे डिवाइड करें, वही 14 आ जाएगा। वरना कॉन्सेप्चुअली इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन सरप्लस को रिमेनिंग पे बांटना नहीं होता। कॉन्सेप्चुअली क्या होता है? जितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई और जो कॉस्ट मॉडल पे होती है उनका डिफरेंस, तो वो 14,000 है डिफरेंस। तो जब डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी तो साथ फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस ट्रांसफर की भी एंट्री होगी। तो नेक्स्ट एंट्री सेम 30 जून 16, क्या एंट्री? रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 14,000। ये रह गया 938 शुरू से सारी एंट्रीज रिपीट कर रहा हूं, किसी की मिस हो गई हो एंट्री। पहली मैंने एंट्री बोली है 1 जुलाई 13 प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट 12 लाख से। दूसरी एंट्री कही मैंने 30 जून 14 डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 120,000। तीसरी एंट्री बोली सेम 30 जून 15 डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 120। चौथी एंट्री 1 जुलाई 15। पांचवी एंट्री 1 जुलाई 15। छठी एंट्री 30 जून 16 डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 134,000। और सातवीं एंट्री पता नहीं, हाँ सातवीं आठवीं कौन सी, 30 जून 16 रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 14,000। अगली रिवैल्यूएशन कब है? 30 जून 17। और डेप्रिसिएशन कब करनी थी? 30 जून 17। तो पहले क्या करना? क्यों? क्योंकि सारे लोग, सबसे बात कर रहा हूं, ऐनक वाले भी बगैर ऐनक वाले भी, जब रिवैल्यूएशन करनी है ना, तो जिस वक्त रिवैल्यूएशन करनी है उस वक्त तक की डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई हो। क्योंकि रिवैल्यूएशन में हम कर क्या रहे हैं? फेयर वैल्यू को किससे कंपेयर कर रहे हैं? कैरिंग अमाउंट से। तो जिस दिन की फेयर वैल्यू उसी दिन की कैरिंग अमाउंट। तो उस दिन की कैरिंग अमाउंट कैसे निकलेगी? उस दिन तक डेप्रिशिएट करेंगे तो कैरिंग अमाउंट निकलेगी ना। तो रिवैल्यूएशन की डेट तक डेप्रिसिएशन पूरी होनी चाहिए। चूंकि रिवैल्यूएशन 30 जून 17 को हो रही है, तो फिर 30 जून 17 तक पहले डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। कितनी? वही 16 वाली, क्योंकि वही तो साल एक और गुजर गया आगे। तो बस ये एंट्री कर लें, बाकी फिर कल करता हूं कंटिन्यू। 30 जून 17 सेम दोनों एंट्रीज रिपीट कर लें। 30 जून 17 क्योंकि वही 16 वाली डेप्शन सेम आगे चार्ज हो जाएगी।
134 की डेप्रिसिएशन की एंट्री रिपीट कर लें और 14,000 की सरप्लस की एंट्री रिपीट कर लें। बाकी इंशाल्लाह कल कराता हूँ। 30 जून 17 डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड ऑप्शन क्रेडिट 134,000 और 30 जून 17 रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट 14,000। ये क्या बच गया? 84। चले यहाँ से इंशाल्लाह ऑनवर्ड्स कल चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।